कॉपी नहीं होता। बुध अगर सूर्य के साथ में भी है तो वह उतना अशुभ फलदायक नहीं होता। भावार्थ ये समझ लो कि बुध कॉपी नहीं होता। चलिए, ये समझ में आ गई बात। इतना हो गया। जी गुरुदेव। चलिए, अब एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, लिख लो। ग्रहों के तत्व, ग्रहों के तत्व। सूर्य एवं मंगल तत्व की बात कर ले तो 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो ग्रह भी इन्हीं तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों को लिख लो। सूर्य एवं मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। सूर्य एवं मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। चंद्रमा एवं शुक्र, चंद्रमा एवं शुक्र जल तत्व राशि है। भाई कोई अनम्यूट है, म्यूट कर लो। बात करनी है तो म्यूट कर लो, हमसे बात करनी है तो चालू रखो। बुध पृथ्वी तत्व प्रधान है। चंद्रमा एवं शुक्र का फिर से बता दीजिए गुरुजी एक बार। चंद्रमा एवं शुक्र जल तत्व प्रधान है, जल तत्व राशि है। बुध पृथ्वी तत्व राशि है, पृथ्वी तत्व प्रधान है। बुध में पृथ्वी तत्व पाया जाता है। गुरु, गुरु आकाश तत्व प्रधान है। गुरु आकाश तत्व प्रधान है। और शनि, और शनि वायु तत्व प्रधान है। और शनि वायु तत्व प्रधान है। मुझे लगता है आप लोग ग्रहों को समझ चुके होंगे। क्यों? ग्रहों को समझ चुके हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी। पूर्णता नहीं अभी समझ नहीं आया। क्या हुआ? पूर्णता भी नहीं समझे, थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं गुरुजी। नहीं, वो तो अध्ययन कर रहे हैं, पर उस अध्ययन के बीच में क्या ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई? जो हमने बताया ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तो हमें मालूम है कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्षेत्र में हैं, पर
जो आपका अध्ययन चल रहा है उस अध्ययन में आप लोग की जो स्थिति है वो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं 0 लेवल से शुरू किया हूँ। बहुतायत ऐसी चीजें हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भी गुरुजी उसी में घुमा रहे हैं, पर क्या ऐसा नहीं है। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को 0 से आगे बढ़ाए। जी गुरु जी सही है, उसमें भी जी वो सही तो है। समझ में आ रहा तो है, जो जितना समझ भी में आ रहा है, क्योंकि बेसिक से बगैर जाने आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब ये चीजें जैसे अब हम बताना शुरू करेंगे तो आपको ग्रहों के बारे में, ग्रह कैसे है, दीप्त है, मुदित है, कोपी कोपी है, शाक्त है, कैसे है, पहले तो ग्रहों को समझना है, फिर इनके तत्वों को जानना है, फिर इनके जो जब ग्रहों के तत्वों को जान लेंगे आप सभी लोग, तब ग्रहों की अवस्था हमने आप लोगों को पढ़ाई दी है। हाँ जी गुरु जी। जी जी गुरु जी जी। हाँ, चलिए लिख लीजिए आप लोग, अभी ग्रहों का अस्त होना यहीं पे आप लोग लिख लीजिए तो दिमाग में रहेगा। आप सभी लोगों को पता है कि सबसे अधिक प्रकाश किसके अंदर होता है? सूर्य। सूर्य गुरु जी। सूर्य के सूर्य का पास। प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होता है। तब सूर्य के प्रकाश में जब कोई ग्रह उसके नजदीक जाएगा तो क्या होगा? अस्त सूर्य की जल किरणों के जल आगे जाएगा। उसकी ज्योति जो है, उसकी जो दीप्त है वो मंद पड़ जाती है, वो समझ में नहीं आता, तो उसे जो है वह हमारे यहाँ अस्त की संज्ञा दी जाती है। तो कहीं पे अस्त लिखा नहीं रहता, एक आध दो ग्रह को, जैसे शुक्र को अस्त लिख दिया जाता है कि शुक्र ग्रह अस्त है, या गुरु अस्त है, दो तीन ग्रहों को अस्त बता दिया जाता है, पर सभी ग्रहों के बारे में नहीं बताया गया है। तो उन ग्रहों को आपको समझना है। कैसे समझेंगे, कैसे पता चलेगा? लिखो, चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर, सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर चंद्रमा अस्त होता है। सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर चंद्रमा अस्त रहता है। जी गुरु। मंगल सूर्य से 17 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। जी बुध सूर्य से 13 अंश, कुछ विद्वान 14 अंश भी मानते हैं। गुरु जी ने मंगल का दोहरा दीजिए दोबारा। मंगल 17 अंश, चंद्रमा 12 अंश, मंगल 17 अंश, बुध 13 अंश, कुछ विद्वान 14 अंश मानते हैं। और अगर बुध वक्री हो तो 12 अंश। अगर वक्री बुध हो तो 12 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। बुध का 12, 13, 14 तीनों है। 12 अंश वक्री रहने पर, 13 अंश सामान्य है, कुछ विद्वानों के अनुसार 14 अंश। गुरु गुरु सूर्य से 11 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है।
सूर्य से 11 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। शुक्र सूर्य से 9 अंश, सूर्य से 9 अंश, मतांतर से 10 अंश। मतांतर मतलब गुरुजी? कुछ विद्वानों के मतानुसार कुछ 10 अंश कहते हैं, सब 9 अंश कहते हैं, कुछ 10 अंश कहते हैं। वक्री हो तो 8 अंश के भीतर रहने से अस्त रहता है। वक्री हो तो 8 अंश के भीतर रहने से अस्त रहता है, अर्थात शुक्र 8, 9, 10। शुक्र वक्री होगा तो 8 अंश पे अस्त होगा। 9 अंश पे सब लोग मानते हैं, कुछ लोग 10 अंश पे मानते हैं। शनि हो गया। शनि सूर्य से 15 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। गुरु जी थोड़ा ना समझा दीजिए अस्त के विषय में। जैसे सूर्य जितने राशि जितने अंश का होगा, जितने अंश का होगा उतने अंश में, जैसे मान लो अभी शुक्र जो सूर्य है वह जस्ट एज मान करके चलो उदाहरणार्थ, इस समय सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो कुंभ राशि में मान लो आज सूर्य जो है वह सूर्य का, आपने राशि अंश देखा तो सूर्य का राशि अंश 10 राशि और 16 अंश है, मान लो 16 अंश है। और शनि भी इसी में गोचर कर रहा है, 16 इसी सूर्य की राशि में, कुंभ राशि में भी शनि भी गोचर कर रहा है, शनि भी साथ में बैठा है। तो सूर्य और शनि, सूर्य 16 अंश है तो 15 अंश पहले से 15 अंश बाद तक ये अगर सूर्य रहेगा सूर्य के आसपास, जैसे वह 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, जो ही वो उसके नजदीक आना शुरू होगा सूर्य के, उसका जो है वह अस्त हो जाएगा। 11 अंश 15 अंश के पास पहुंचने पर अगर कुंभ राशि में शनि 1 अंश का हो जाए, 1 अंश के बाद दूसरे अंश में प्रवेश करेगा तो वो अस्त हो जाएगा। और कब तक अस्त रहेगा? जब तक कि सूर्य की दीप्त से, सूर्य के प्रकाश से वो बाहर नहीं जाएगा। तो 15 अंश पहले से 15 अंश बाद तक वो उसके प्रभाव में रहेगा। ठीक है, 16 में 16 में प्रभाव हट जाएगा। आवाज कट गई। गुरु जी कह रहा हूँ कि 16 में उसका प्रभाव हट जाएगा। नेटवर्क में आइए, नेटवर्क में आके बोलिए, नेटवर्क में आके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। ये पूछ रहे हैं कि 16 अंश में आके उसका प्रभाव हट जाएगा? नहीं, 16 अंश मैंने बताया ना, जितना अंश है उतना अंश पहले से और उसके बाद उतने अंश बाद तक। प्रभाव तो तब हटेगा ना जब वो उसके साथ 16 अंश पे वो पहुंचेगा, तो 16 अंश पे तो सूर्य के एकदम पास में हो जाएगा, तो वो अस्त से कहाँ निवृत्त होगा? अस्त से निवृत्त कब होगा? जब वो सूर्य के दीप्त से या सूर्य से दूर हो जाएगा, तब ना।
तो गुरुदेव इसका मतलब सूर्य के अंश को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि सूर्य कितने अंश पे है और जो हाँ ग्रह उससे अस्त हो रहा है कितने अंश पर जाकर के अस्त होगा, 15 अंश पहले हाँ 15 अंश बाद तक। हाँ बिल्कुल। अब जैसे सूर्य और शनि की बात कर लो, सूर्य और शनि की बात कर लो, तो सूर्य क्या है? सूर्य तीव्रगामी है अपेक्षा शनि के। शनि स्थिरगामी है, थोड़ा धीमा चलता है, थोड़ा क्या एकदम सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। तो ये तो धीरे धीरे चलेगा, पर इसकी अपेक्षा सूर्य फटाक से आएगा और निकल जाएगा। तो जो ही ये सूर्य इससे दूर होगा, जब ये सूर्य इसके पास पहुंचेगा, पहुंचना शुरू करेगा, 15 अंश के नजदीक होना शुरू करेगा, तो शनि अस्त हो जाएगा। जब सूर्य इससे निकल के दूर जाएगा, 15 दोनों का डिफरेंस जब 15 अंश से दूर का होगा, तो ये उदित हो जाएगा। कहने कहने का मतलब है चाहे जिस रूप में 15 अंश से ज्यादा उनकी दूरी हो जाए, चाहे वो हाँ शनि दोनों के जाने से चाहे सूर्य के जाने से। किसी भी ग्रह का, चंद्रमा तेज चल रहा है, चंद्रमा तेज चल रहा है, जी चंद्रमा जी सूर्य में पहुंचा, तो सूर्य के पास वो पहुंचना प्रारंभ किया, जो सूर्य के नजदीक गया अस्त हो गया, जब सूर्य से दूर हुआ जी तो उदित हो गया। जी जी 12 अंश की मान लीजिए दूरी हो गई उसकी सूर्य से, चाहे पहले चाहे बाद में, तो वो हो गया। हाँ, अस्त होने का मतलब वही अमावस्या किया जाती है आपकी, उसके पास आता है, सूर्य के पास आ जाता है तो अमावस्या हो जाती है। गुरु जी एक प्रश्न है सर। तो ये उदित उदित मतलब शनि उदित हो जाएगा ना गुरु जी 15 डिग्री के बाद? हाँ, जब शनि इसके इससे उससे दूर जाएगा तो शनि उदित। सूर्य उदित तो सूर्य तो सदैव उदित है, जी जी सूर्य जी कभी जी। अस्त नहीं होता। तो अर्थात अर्थात मतलब अस्त ये शनि हो रहा है यहाँ पर 15 डिग्री के भीतर अस्त रहता है दूसरा शनि। ग्रह उठा और लो भाई, दूसरा ग्रह उठा लो, चंद्रमा को उठा लो। जी 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 चंद्रमा सबसे तीव्रगामी है। अरे शनि में कोई भी ग्रह हो सकता है, उसमें शनि की बात हो रही है, उसमें कोई ग्रह हो सकता है। चंद्र जितना मैंने, मंगल बुध है हाँ, गुरु शुक्र। जितना मैंने लिखाया उतने के अंदर कोई भी ग्रह हो सकता है। गुरुजी हाँ 3 प्रश्न थे गुरुजी। पहला ये हाँ। कि जो विकल ग्रह है वो अधिशत्रु की राशि में मतलब वो अशुभ देता है ना फल। तो मंगल जो है वो तो शनि की राशि में उच्च का माना जाता है, तो वो भी विकल होगा। देखो का अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो फलानुसार जो है, जो कथनानुसार बहुत सी चीजें उसी को खंडित करती हैं। तो कुछ चीजें उसके प्रतिकूल हो जाती हैं, एक आध पॉइंट को छोड़ करके। ठीक है, जी ये सामान्य के लिए, सामान्य स्थिति के लिए तो ये चीज है, पर परमानेंटली के लिए कहीं कहीं कुछ चीजों से कुछ चीजें डिफरेंस होती हैं। जैसे वो शनि की राशि में जाकर के बैठा है, तो शनि की राशि में बैठेगा ना, पर अधिशत्रु। तो शनि देखो, अधिशत्रु कब होगा? मंगल और शनि का संबंध क्या है? शत्रु। मंगल और शनि, शनि मंगल को क्या मानता है? शत्रु मानता है गुरुजी। तो ये आप जाकर के जब उसमें देखेंगे, किसमें? पंचधा में, जी पंचधा मैत्री में, ये नैसर्गिक शत्रु तो है, पर जी जी कारणवश, कारणवश वो तात्कालिक शत्रु भी होगा। तो शत्रु शत्रु तब अधिशत्रु होगा, जी शत्रु शत्रु अधिशत्रु होगा। तो अधिशत्रु होने का तो वो कार्य करेगा, लेकिन वह मकर में जब उच्च का होगा, जी जब मकर में उच्च का होगा तो वो दीप्त हो जाएगा। जी तो जब दीप्त हो जाएगा तो वो दीप्त का फल प्रदान करेगा। तो ये चीजें जो है वो गौण हो जाएंगी। जी गुरुजी। अरे गुरुदेव कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो पूरा फल थोड़ा सही देगा, कुछ तो उसका बुरा पॉइंट तो रहेगा, दूसरा पहलू। अच्छा, अच्छा और बुरा तो सबके, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी जी गुरुजी। तो मान लीजिए वो मकर में जाके उच्च होगा, कुछ चीजें देगा, कुछ चीजें मान लीजिए नुकसान करेगा। तो जी जी। और गुरुजी ये जो आपने कुछ ग्रहों के अंश वक्री वाले लिखाए हैं, बुध और शुक्र के लिखाए हैं, मतलब जो बाकी जिनके वक्री नहीं लगाए वो सेम ही रहेंगे इनके साथ? हाँ, वो सेम रहेंगे। जी
जी ये पंचदा मैत्री क्या होता है, थोड़ा समझ में नहीं आया तो एकदम क्लास नहीं ले पाए थे 23 तारीख को गुरु जी। पंचधा मैत्री होता है, ग्रह जो है वो नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं और तात्कालिक कुंडली में भी वो मित्र शत्रु होते हैं। पंचधा मैत्री में नैसर्गिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता हमने नोट कराया था। तो नैसर्गिक मित्र यानी नेचुरली फ्रेंड होते हैं और तत्कालिक का मतलब होता है टेम्परेरी फ्रेंड। तो जो मित्र मित्र होगा वो अधिमित्र होगा और जो नैसर्गिक रूप से शत्रु होगा और तात्कालिक रूप से भी शत्रु होगा वो अधिशत्रु होगा। पंचधा मैत्री पीछे भी पढ़ाई गई है, गणित में भी पढ़ाया गया है, यहाँ भी पढ़ाया गया है। भाई क्लास आप लोग नहीं करेंगे तो मैं पीछे की चीजों को कितनी बार रिपीट करूंगा, आगे भी तो चलना है हम लोगों को। उस दिन छूट गया था, थोड़ा बगल में शादी थी इसलिए ठीक है, कोई नहीं। वीडियो पर दो सकता है। और कोई? हाँ गुरुदेव। जी बताएं। गुरुजी जैसे अगर सूर्य जो है 26 अंश पर है किसी भी ग्रह में, किसी घर में, हम्म और बुध का 3 अंश ही मात्र है, तो बुध तो हम्म अस्त हो जाएगा, माना जाएगा। काहे अस्त हो जाएगा फिर? बुध सूर्य 3 अंश 26 पर। अंश का है, सूर्य जी 26 अंश का है और बुध 3 अंश का है। जी। तो वो उसके क्षेत्र में कहाँ आ रहा है? अच्छा अच्छा, 26 से 13 अंश नीचे रहेगा तब। 13 अंश आगे, 26 से 13 अंश इधर और 13 अंश उधर। जी यानी वो बुध 14 अंश का, जैसे वो सूर्य 26 अंश का है और जी बुध मान करके चलो 14 अंश का है, जी तो बुध अस्त माना जाएगा। और जी। 12 अंश का, 11 अंश का, 9 अंश का, 8 अंश का है तो साथ में बैठा है पर अस्त नहीं माना जाएगा। अस्त नहीं माना जाएगा। और शनि 18 अंश पर है। उसी राशि में जी उसी राशि में है, सूर्य के साथ ही है। शनि, तो शनि 18 अंश में है तो शनि अस्त है। शनि अस्त होगा। जी मतलब भाव बदल जाने से प्रभाव खत्म हो जाता है ना, एक भाव के अंदर हाँ अंदर ही हाँ। देखेंगे। जी जी हम्म जी। जी। अब पूर्ण रूप से आप समझ गए गुरु जी, यही समझ रहे थे। ठीक है। ठीक है गुरु जी। चलिए, बहुत सुंदर। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। सर्वेभ्यो नमो नमः। कोई गुरु जी से जुड़ा हुआ हो तो 23 तारीख का वीडियो उपलब्ध करा दीजिए, थोड़ा फाइल पे समझ में आ रहा है। गुरु जी वीडियो उपलब्ध हो सकता है 23 तारीख को। गुरु जी वीडियो उपलब्ध हो सकता है 23 तारीख का।